हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कुछ जनरल एक्सप्रेशन कराए थे, है ना। उससे आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि बेस्ड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है। उस क्वेश्चन को नोट करेंगे। लिखा हुआ है, ए चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ए चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed, a charge is uniformly distributed over a ring of radius small a, obtain an expression for the electric field intensity E at a point on the axis of the ring, और इसमें ये भी शो करना है, hence show that for points at large distance, from the ring, it means ring behaves like a point charge. It behaves like a point charge. ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए, ठीक है। तो आप एक रिंग बना लो, एक ऐसी कोई रिंग है, ठीक है। जरूरी नहीं इलिप्टिकल हो, आप सर्कुलर शेप की भी बना सकते हो, वो दिक्कत नहीं है ना। एक ऐसी रिंग है, ठीक है। इस रिंग की रेडियस जो है वो a, ठीक, और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें नहीं पता कौन सा चार्ज है, तो आप पॉजिटिव चार्ज मान लो। Positive charge is uniformly distributed over the ring. Obtain an expression for the electric field intensity at a point on the axis. तो इसकी एक्सिस ये है, इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन, तो एक्सिस इसकी इस एक्सिस पे पॉइंट P है मान लो, है ना। Hence so that, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले पूरी रिंग है ना, इस तरीके से, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक। 3D में पूरी रिंग है सर्कुलर, और यहाँ एक पॉइंट चार्ज है इसकी एक्सिस के अलावा P, सॉरी एक पॉइंट है P, चार्ज नहीं, एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो सबसे पहले इस रिंग में हम क्या करें कि पूरी रिंग की बजाय हम एक छोटे पार्ट को कंसीडर कर लें, जैसा कि हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे थे। एक छोटे पार्ट को यहाँ पे कंसीडर कर लें, उस पार्ट से देखें कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, और फिर पूरे के लिए उसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि कोई एक पार्ट है, इसकी लेंथ है dl, ठीक, इसकी लेंथ क्या है dl, और ये q चार्ज था टोटल मान लो। इस पार्ट पे जो हमने कंसीडर किया, इस पार्ट पे जो चार्ज है वो dq, ठीक है। इस पार्ट पे जो चार्ज है वो dq है। बहुत स्मॉल एलिमेंटल शेप है, थोड़ा बड़ा बना है, पॉइंट के बराबर है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी ये मान लो r, यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो r है। इसके सेंटर पॉइंट से, मान लो सेंटर पॉइंट O है, यहाँ से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस तो आपको पता है रेडियस ही होगी a, ठीक, क्लियर। यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है मान लीजिए थीटा, ठीक। इसी तरीके से इसके अपोजिट
अगर आप एक एलिमेंट ले लें, है ना, अच्छा ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी DE, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, थीटा के साथ DE cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर DE sin थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट होंगे, एक थीटा के साथ DE cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर। इसी एलिमेंट का अगर मिरर एलिमेंट लें वो भी सेम, ये पूरा 3D में होगा, ये पूरी रिंग होगी यहाँ पे पूरा 3D में होगा, है ना। तो इसी तरीके से हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लिया यहाँ पे, ये भी जो यहाँ पे फील्ड डेवलप करेगी, सॉरी ये भी DE, ये एंगल थीटा है, अगर मान लो ये भी एंगल अगर थीटा बन रहा है तो वो एंगल थीटा, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में DE cos थीटा, है ना, इसका थीटा के साथ, और एक परपेंडिकुलर DE sin थीटा, ठीक है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट इस तरीके से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो देखिए, एक ये है और एक ये, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है और एक नीचे की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से इस स्ट्रिप से लोगे तो एक मैग्नीट्यूड, एक कंपोनेंट cos के अलोंग आएगा, मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, परपेंडिकुलर, उसका अपोजिट इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो x डायरेक्शन के वाले कंपोनेंट की वजह से ही डेवलप होगी। ओके, मैं यहाँ तक नोट कर लेंगे, फिर मैं नोट करूंगा ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम समझ लेंगे क्लियरली, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं बनना चाहिए, स्केल से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक, ये एंगल थीटा की, ठीक। ओके, अगर यहाँ से आप यहाँ तक नोट कर लिया होगा, अब अगर आप देखो क्वेश्चन में रब कर रहा हूँ, इसको रब करता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने, इसको रब करता हूँ, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये A है, ये x है, तो अगर इसका हाइपोटेन्यूज निकाले तो a² प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a² जो कि r के बराबर होगा, तो r की वैल्यू आप लिख सकते हैं √x² प्लस a², ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक। अब देखो टोटल चार्ज विजिबल है, लेट मी सी, हाँ ठीक है, नीचे लिखते हैं टोटल चार्ज Q is uniformly distributed, ठीक है, over the surface 2πa पेरीमीटर, भाई अगर a रेडियस है तो टोटल पेरीमीटर 2πr हो गया, तो 2πa पे ही टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम निकालें, यहाँ पे dq था, ये dl था और ये dq चार्ज, अगर हम dq चार्ज को निकालें, ठीक, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ 2πa थी, तो पर यूनिट लेंथ 2πa हो गया, और हमें कितने के लिए निकालना है, dl के निकालना है। तो dq की जो वैल्यू है वो है q/2πa इंटू dl। भाई हमने यूनिट के लिए निकाल लिया कि पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो ये है, हमें dl लेंथ के लिए निकालना है तो dl से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल चार्ज q जो है वो 2πa पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, dl के लिए निकालना है कि इस dl पे टोटल चार्ज जो है वो dq है वो कितना होगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dl से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है k या 1/4πε0 चार्ज जो कि यहाँ पे dq है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि r², ठीक है, डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की r थी तो r²। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं dE एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 1/4πε0 dq इज q अपॉन
2 पाई a इंटू dl। ठीक है, ये हो गया। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, विजिबल है सबको? ओके, ठीक है बच्चों। अब अगर हमें डीई की वैल्यू पता चल गई, टोटल अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो तो देखो, ई नेट हमें निकालना है या ई टोटल निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे डीई का। और कौन सा कंपोनेंट है डीई का? कॉस थीटा। इसी को टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे बनेगी वो इस कंपोनेंट की वजह से बनेगी, जो कि हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। और ये कहां से कहां तक बनेगी? ये कहां से कहां तक बनेगी? मान लो यहाँ 0, तो ये पूरी लेंथ 2 पाई ए, मतलब इंटीग्रेशन कहां से होगा? 0 से स्टार्टिंग पॉइंट और पूरा पेरीमीटर 2 पाई ए। ओके, ठीक है, यहां तक नोट करेंगे। तो इस पॉइंट से ये समझना था इस डायग्राम से कि dE cos theta is the only component which is responsible for the production of the electric field at the point P। ये dE cos theta ही सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट है जो P पे होने लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पांसिबल है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन है, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आप सबने। इसको रफ कर देते हैं। थोड़ा सा बोर्ड, ओके, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब जो ई टोटल निकल के आया, यहाँ फिर से लिख देता हूँ ताकि हम यहाँ पे नीचे कर सकें। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ए डीई कॉस थीटा। ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या करेंगे? 0 to 2 पाई ए और डीई की वैल्यू थी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई A, ये तो थी DE की वैल्यू इंटू DL cos थीटा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले आएंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, Q अपॉन 2 पाई A, चार्ज भी जो है वो चेंज नहीं होगा, रेडियस भी चेंज नहीं होगा, जो भी गिवन रिंग है उसका रेडियस चेंज होने नहीं वाला, cos थीटा, है ना। थीटा, हाँ, थीटा इज द एंगल। ओके, थीटा इज द एंगल। अब मुझे फिर से ये वाला ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जो आपने बनाया था, ये एंगल बन रहा था थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये x था, ये a था और ये r था, जिसकी वैल्यू आपने लिखी थी x² प्लस a²। ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई a, एक तो cos थीटा। अब cos थीटा होता है बेस अपॉन, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू dl, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू dl। ओके, ठीक है। यहाँ पे r² भी था, एक मिनट, dEp dq की हमने, अच्छा यहाँ पे r² मिसिंग है। हाँ, ये तो हमने dq की वैल्यू केवल रखी है, ये वैल्यू जो रखी है q अपॉन 2 पाई इंटू dl, r² भी था साथ में, तो dl अपॉन r² यहाँ लिख लो, r² भी था साथ में, मिसिंग था r², ठीक है। ये r² छूट गया था, ये वैल्यू तो केवल dq की थी, r² भी तो था अपॉन में, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब इसको अगर आप आगे लिखो, ये हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 पाई a इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई a x। अच्छा, x की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे हो गया r³ dl, ठीक, x अपॉन r³
DL। ओके, विजिबल है? ओके, ठीक है बच्चों। यहां तक नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखो यहां से हमने फिर से बता देता हूं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq upon r स्क्वायर। dq की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इतना हुआ, टोटल लेंथ dl मानी थी एलिमेंटल, वो यहाँ पे पुट कर दी। r स्क्वायर और था वो मिस हो गया था, r स्क्वायर भी रखेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पॉइंट P पे वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से थी, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट जो d sin थीटा था कैंसिल हो जा रहे थे। यहाँ पे हमने dE की वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon 2 pi a dl upon r स्क्वायर, ये dE की वैल्यू हो गई। और cos थीटा था इनटू में ये dE की वैल्यू है, इनटू में cos थीटा था, cos थीटा लिख दिया। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन r, ये लिख दिया। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो जो E टोटल आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, q upon 2 pi a। ठीक है, सारे कांस्टेंट टर्म है। x जो डिस्टेंस थी उस पॉइंट P की सेंटर से वो भी चेंज होने वाली नहीं, और जो एलिमेंट माना था हमने उसकी भी डिस्टेंस चेंज होने वाली नहीं। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है चार्ज के साथ वो है dl। ठीक है, समझ गए? तो जो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon 2 pi a x upon r cube dl का इंटीग्रेशन l 0 to 2 pi a। ठीक है, ओके। अगर ये टर्म बड़ा लग रहा हो तो इसको k भी लिख सकते हो शॉर्ट के लिए, तो ये k हो गया k क्यूब। ये टर्म k होता है, आपको अभी तक इतनी बार बता चुका हूं मैं। तो k क्यूब अपॉन 2 pi a x अपॉन r क्यूब, चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, गलत नहीं है। अपर लिमिट 2 pi a माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से 2 pi a और ये 2 pi a इनटू में कैंसिल हो जाएगा। नोट करेंगे यहाँ तक, इसको रख करता हूँ मैं। ठीक है, तो जो E टोटल आ रहा है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वो हो गया k क्यूब अपॉन 2 pi a कैंसिल हो चुका है, x अपॉन r क्यूब। अच्छा, r की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और इसका क्यूब है। ठीक है, r क्यूब। ओके, यही बचा था वो लिख दिया। अब देखो, ठीक, ये हो गया k क्यूब x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, क्लियर है बच्चों? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस वन इज द एक्सप्रेशन for the electric field due to the charge distributed over a ring of radius a। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है उसके लिए जो एक रिंग पे चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जिस रिंग की रेडियस a। ठीक है, नोट करेंगे यहां तक। अब आपसे अगला पार्ट क्वेश्चन जो आपने नोट किया वहां पे देखेंगे, उसमें लिखा है hence so that if the distance is very very long than the radius, मतलब ये जो रेडियस थी a और ये जो डिस्टेंस थी x इस पॉइंट P की, अगर if x is greater than a, अगर x इस a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक, मान लो ये 10 या 5 सेंटीमीटर और ये 10 मीटर, तो 10 मीटर 5 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। तो if x is very very greater than a, then a स्क्वायर और छोटा होगा या x स्क्वायर उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब आप a स्क्वायर को या इस वाले टर्म को hence a can be neglected, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, बात समझ गए? तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, देन
E will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q into x upon x square to the power 3/2। ये टर्म हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा टर्म। इसको सही ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 1 upon 4 pi epsilon naught q x 2 into 3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x क्यूब। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा x क्यूब, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। तो अगर ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन के आता है वो आता है 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x स्क्वायर, जो कि किसके लिए होता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए। अगर इस पे टोटल चार्ज q था और ये पूरा पॉइंट था, पॉइंट हो है ना q, और इसकी डिस्टेंस x हो तो p पॉइंट पे जो एक्सप्रेशन आएगा यही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस x इस रेडियस से बहुत ज्यादा होती है तो ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से ये प्रूफ होता है, जो कि आपका सेकंड पार्ट था। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो पूछेंगे। अगली क्लास में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।